नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था कि कल बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है, वह राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो इसका सही आंसर है जयपुर। कई लोगों ने आंसर सही दिया है। जी हाँ, इनका जो संबंध है वो जयपुर से है। इनका जन्म जो है 7 जनवरी 1967 को जयपुर जिले में हुआ था, और इनका जो फिल्मी करियर है वो लगभग 30 वर्ष का रहा है दोस्तों। ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर एक बीमारी है जिससे जूझ रहे थे, और इन्होंने हाल ही में पिछले वर्ष जो है लंदन से ये इलाज करा के लौटे थे। पर ये ट्रीटमेंट में चल रहे थे, रूटीन चेकअप इनका चल रहा था। पर 28 अप्रैल को कोलोन इन्फेक्शन की वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके इन्फेक्शन की वजह से इनकी मौत हुई है दोस्तों। बता दूं, जो इरफान खान है ये बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने अभिनेता थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज जो हैं उनमें किरदार निभाया है, बहुत ही संजीदा रोल निभाए हैं। इन्हें 2011 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था दोस्तों। और इनकी जो पहली मूवी थी वो 1988 में आई थी जिसका नाम था सलाम बॉम्बे। और इनकी जो आखिरी मूवी है वो हाल ही में 13 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंग्रेजी मीडियम, जो कि लॉकडाउन के चलते सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि डिज्नी, हॉटस्टार, यहाँ पे इस मूवी को जो है रिलीज किया गया था। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड की कई मूवी जैसे हिंदी मीडियम, द नेम सेइंग, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स, पीकू, इन मूवीज में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। और दोस्तों, हॉलीवुड की मूवीज जैसे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड जैसी मूवीज में भी इन्होंने काम किया है। तो इनकी कल जो है कोलोनल इन्फेक्शन की वजह से जो है मृत्यु हो गई है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनकी बाल कलाकार के रूप में पहली फिल्म कौन सी थी। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, बॉबी, मेरा नाम जोकर, चांदनी, या फिर यादों की बारात। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा जारी ग्रिड 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लोग किस देश से विस्थापित हुए हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में जो है आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी कि IDMC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, इसकी एक रिपोर्ट आई है ग्रिड 2020, जिसके जरिए इन्होंने बताया है कि 2019 में भारत में लगभग 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने विस्थापन किया है, मतलब वो दूसरे देशों में गए हैं। तो ये सबसे अधिक है पूरे विश्व में, ये सबसे अधिक विस्थापन की जो दर है वो सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन, बांग्लादेश, फिलीपींस, इन सभी देशों में से 2019 में 4 मिलियन से अधिक विस्थापन दर्ज किए गए हैं, पर भारत में 5 मिलियन से अधिक विस्थापित दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, संघर्षों और आपदाओं के कारण दुनिया में लगभग 33.4 मिलियन जो लोग हैं वो विस्थापन का सामना करते हैं, जो 145 देशों में फैले हैं। तो दोस्तों, ये जो IDMC है, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी कि आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र, ये जो है ये 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अभी डायरेक्टर जो हैं वो अलेक्सांद्रा विलाक हैं। ठीक है दोस्तों, 2019 में लगभग 75% आपदाओं ने ट्रिगर किया था, जिनमें से 95% जो थे वो बाढ़ और तूफान जैसे मौसम के खतरों के कारण थे। तो जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार सामाजिक और आर्थिक भेदता, खतरे की तीव्रता और ज्यादा जनसंख्या के कारण ही लोग विस्थापित होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारतीय मौसम विभाग ने हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए 169 नए नाम जारी किए हैं। तो जो भारतीय मौसम विभाग है, इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ पे है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। इसका जो मुख्यालय है भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये जो है 1875 में है दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। और डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी जो हैं उनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। तो जो IMD है यानी कि जो भारतीय मौसम विभाग है, इसने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए 169 नए नाम जारी किए हैं। इन नामों में भारत, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, कतर, UAE, यमन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान जैसे टोटल 13 देशों का योगदान रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा आयोजित दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल बनाया गया है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल, जिसके 45वें सत्र के दौरान इन चक्रवातों की नई सूची बनाने पर निर्णय लिया गया है। तो इन जो चक्रवातों के जो नाम घोषित किए जाने हैं, इनके नाम तय करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि जो प्रस्तावित नाम है वो किसी सांस्कृतिक या राजनीतिक, लिंग या धार्मिक मान्यताओं से तटस्थ होगा, मतलब उसमें ऐसा कोई भी नाम इंक्लूड नहीं होगा। नाम जो है वो दुनिया में आबादी के समूह की भावनाओं को आहत नहीं करेगा। यह जो नाम है ये प्रकृति में असभ्य या फिर क्रूर नाम नहीं होना चाहिए। जो PTC है इसके पास देशों द्वारा सुझाए गए नामों को अस्वीकार करने का भी अधिकार रहेगा कि यदि किसी देश ने कोई नाम सुझाव किया है तो PTC जो ये पैनल है ये इस नाम को या तो एक्सेप्ट करेगा या उस नाम को रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके सारे अधिकार जो है वो PTC के पास ही होंगे। और नाम जो है वो कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए, यानी कि 8 अक्षरों वाला जो है वो नाम होना चाहिए और उच्चारण जो है उसका वो बहुत सिंपल होना चाहिए ताकि इजीली लोग उसको प्रोनाउंस कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 के कारण लाए गए लॉकडाउन से गंगा के जल में गुणवत्ता में सुधार हुआ है। गंगा नदी की सफाई के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम या योजना चलाई गई थी? तो देखो दोस्तों, कोविड-19 के कारण अभी हाल ही में गंगा के जो जल की गुणवत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो पहले गंगा नदी की सफाई के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनमें ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट है, A व C दो ये जो प्लान है ये कार्यक्रम ये चलाए गए थे। पहला गंगा एक्शन प्लान जो कि 1985 में चलाया गया था और नमामि गंगे जो है ये 2015 में इस कार्यक्रम को गंगा को स्वच्छ करने के लिए चलाया गया था। दोस्तों, एक नदी के जल को जो है वो हम BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर मापते हैं। गंगा जो है वो औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज के लिए एक डंप यार्ड बन गई थी, मतलब जितना भी कचरा और औद्योग से निकलने वाली जो टॉक्सिन्स थे वो सारे गंगा में ही जाते थे। तो इस वजह से गंगा की सफाई के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे थे। तो CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रियल टाइम आंकड़ों के अनुसार गंगा के लगभग 36 चेक पॉइंटों में से बताया है कि लगभग 27 चेक पॉइंट जो हैं वो पूरी तरीके से स्वच्छ हैं और वह वन्य जीवों या मत्स्य प्रसार के लिए उपयुक्त हैं। घुलित ऑक्सीजन मूल्यों ने उन शहरों में सुधार करने की भी सूचना की है, जैसे वाराणसी जैसे शहर जहाँ पे गंगा में जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, उसको भी कम करने के लिए उन्होंने सूचना दी है। और लॉकडाउन की वजह से जो तटों पर स्नान या फिर पर्यटन मेले जो हैं वो एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, जिसके चलते जो है गंगा में प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और उसके जल में गुणवत्ता में सुधार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है किसे सौंपी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टास्क फोर्स जो है उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो हमारी वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी को अभी हाल ही में सौंपी है दोस्तों, यानी कि 29 अप्रैल को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। यह रिपोर्ट जो है ये 2019 से लेकर 2025 तक के लिए तैयार की गई है।
वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट 2019-20 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए लगभग 100 लाख करोड़ रुपए जो है उसके बजट की घोषणा की थी। और इस रिपोर्ट में 111 लाख करोड़ जो है रुपए की पूंजीगत व्यय का एक विस्तृत विभाजन जो है वो प्रदान किया गया है। इसके अनुसार 33 लाख करोड़ रुपए जो है उसकी जो परियोजनाएं हैं वो वैचारिक स्तर पर है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ऊर्जा के क्षेत्र को लगभग 24%, सड़क को 18%, रेलवे को 12% और शहरी योजनाओं को 17% जो है वो फंड आवंटित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के कारण APEC क्षेत्र में 2.7% की आर्थिक गिरावट हुई है। निम्न में से कौन सा देश जो है वो APEC का सदस्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। भारत जो है वो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है। APEC की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर जो है वो 2019 में लगभग 3.8% थी, जो बढ़कर 2020 में 5.4% की हो गई है। और आर्थिक मंदी के कारण यह एक्सपेक्टेड है कि 2021 में ये 6.3% तक भी जा सकती है। दोस्तों APEC में वियतनाम, अमेरिका, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, रशिया, फिलीपींस, चाइना, पेरू, पेपुआ गिनी, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, हांगकांग, चिली, कनाडा, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया देश जो हैं वो शामिल हैं। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1989 में इसको शुरू किया गया था। इसका गठन जो है वो एशिया प्रशांत के जो क्षेत्र के जो देश हैं उसमें बढ़ती अंतर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए किया गया था। पर अभी हाल ही में जो इसका नाम है वो बदलकर इंडो पैसिफिक कर दिया गया है। पहले इसका नाम एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग था यानी कि एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक जो है ऑर्गेनाइजेशन था, पर अब इसका नाम जो है वो इंडो पैसिफिक कर दिया गया है यानी कि एशिया प्रशांत से हटा के इसका नाम इंडो पैसिफिक कर दिया गया है। दोस्तों पहले भारत को जो है 2011 में इस संघ में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था, पर भारत ने इसकी सदस्यता के लिए अनुरोध किया था और जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेपुआ गिनी जैसे देशों ने इसको समर्थन भी दिया था। लेकिन APEC में दोस्तों वही देश शामिल हैं जो प्रशांत महासागर की सीमा में आते हैं, पर भारत जो है वो उसके आसपास प्रशांत महासागर की सीमा नहीं है। भारत एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो पैसिफिक ओशन की सीमा न होने के कारण भी भारत जो है वो इस संघ में जो है उपस्थित नहीं हो पा रहा है, इस संघ में उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पृथ्वी के करीब से एवरेस्ट जितना बड़ा उल्का पिंड गुजरा है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों कल यानी कि 29 अप्रैल 2020 को भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 3:25 पर धरती से लगभग 63 लाख किलोमीटर की दूरी से एक उल्का पिंड गुजरा था जिसका नाम था एस्ट्रॉइड 1998-2। ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। एस्ट्रॉइड 1998 OR2 जो है वो गुजरा था। इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 मील के करीब मानी जा रही है कि ये 1.5 मील चौड़ा था। और इसकी खोज जो है दोस्तों वो 1998 में नासा के एक एस्ट्रॉइड ट्रैकिंग प्रोग्राम के द्वारा की गई थी। इसकी स्पीड लगभग 31,319 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है, जो कि पृथ्वी के पास से होकर गुजरा था। दोस्तों यह जो उल्का पिंड है ये हर 11 साल में वापस आता है, यानी कि अब जो नेक्स्ट ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा वो गुजरेगा 2031 में, उसके बाद 2042 में, फिर 2067 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किस देश को दी गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सर्बिया।
हाल ही में भारत ने 28 अप्रैल को पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो होने वाली है 2021 में, इसकी मेजबानी गंवा दी है। यह इसलिए गंवा दी है क्योंकि राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने मेजबानी की फीस नहीं भरी थी। तो फीस न भरे जाने के कारण जो है यह जो चैंपियनशिप की मेजबानी है ये भारत से छीनकर सर्बिया को दे दी गई है। जो मेजबानी की फीस थी वो लगभग 4 मिलियन US थी, यानी कि भारतीय माने तो 30 करोड़ रुपए के लगभग जो थी वो इसकी फीस थी, जिसे 2 दिसंबर 2019 तक जमा कराना था, जो कि भारत ने नहीं कराया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने 2017 में जो है इसका करार किया था कि इसकी जो मेजबानी है वो भारत करेगा, लेकिन इस करार को उन्होंने तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी दे दी है। तो दोस्तों बता दूं, जो IBA है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गफुर राखीमेव। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी व कोच अरुण कुमार को किस देश की क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में अरुण कुमार जो कि हमारे देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं और कोच भी, कई देश स्टेट की टीम के कोच भी रह चुके हैं, इन्हें हाल ही में USA की क्रिकेट टीम का जो है हेड कोच बनाया गया है। USA क्रिकेट टीम के जो CEO हैं इयान हिंगिस, इन्होंने 28 अप्रैल को इसकी पुष्टि की है। ये जो करार होगा इनका ये 2 साल का होगा, 2 साल तक है ये हेड कोच रहेंगे USA क्रिकेट टीम के। बता दूं दोस्तों, अरुण कुमार जो हैं ये बतौर खिलाड़ी व कोच कर्नाटक के लिए इन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती है। ये हैदराबाद व पुडुचेरी जो है, हैदराबाद व पुडुचेरी के भी कोच रह चुके हैं दोस्तों। लॉकडाउन के चलते इन्हें वीज़ा नहीं मिल पाया है, जिसके चलते इन्होंने वर्चुअल ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है और IPL में भी इन्होंने किंग्स 11 पंजाब और RC जो रॉयल चैलेंजर्स हैं बेंगलोर, उनके साथ भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह किस पद पर हैं? मतलब TS त्रिमूर्ति जो हैं वो वर्तमान में किस पद पर हैं? तो वो विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर हैं और जो इकोनॉमिक अफेयर्स देखते हैं हाल अभी भारत में, इन्हें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का। दोस्तों ये सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो 2016 से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र में। 29 अप्रैल को इन्होंने इनका पद ग्रहण कर लिया है और अब ये जो है वो स्थायी प्रतिनिधि बन चुके हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है 30 अप्रैल, यानी कि आज के दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। मतलब आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत कैशलेस चिकित्सा भी प्रदान किया जाता है जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए। यह स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देता है, साथ ही साथ गरीबों को बीमा का लाभ भी प्रदान करता है। दोस्तों यह जो योजना है यह बीजापुर छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई थी 14 अप्रैल 2018 को और इसको शुरू किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस योजना का लक्ष्य है 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करना। तो ये जो योजना है दोस्तों, इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, यानी कि PM जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय के द्वारा रामायण के नेतृत्व के पाठ सिखाने को लेकर वेब सेमिनार का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन A JNU। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रों को रामायण के जरिए नेतृत्व का पाठ सिखाया जाएगा।
इसके लिए दोस्तों एक ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा, जो कि 2 से 3 मई को शाम को 4 से 6 बजे के बीच में जो है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जूम के जरिए। जूम एक एप्लीकेशन है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होती है। तो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के जरिए शाम को 4 से 6 बजे के बीच में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और इसका आयोजन जो है वो स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज और लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज की ओर से संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह जो ऑनलाइन सत्र है ये जेएनयू के स्टूडेंट, फैकल्टीज और बाकी सारे जो भी मेंबर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए किया जाएगा। तो बता दो दोस्तों, जेएनयू के जो कुलपति हैं उनका नाम है एम जगदीश कुमार। ये जो है इन्होंने इसकी घोषणा की है कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो है हम घर पर रहकर ही रामायण से जो है शिक्षा ले सकते हैं, रामायण से नेतृत्व के पाठ जो है वो सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आईसीसी के द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में किसे 2 साल के लिए निलंबित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दीपक अग्रवाल जो हैं ये यूएई में 2017 में T10 जो है एक लीग चलाई गई है जिसमें लगभग 8 टीमें भाग लेती हैं। T10 मतलब 10 ओवर के मैच होते हैं। इसमें सिंधी फ्रेंचाइजी के मालिकों में से एक हैं ये दीपक अग्रवाल, जिन्हें आईसीसी ने सभी तरीके के क्रिकेट से 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह फैसला जो है दीपक के आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के उल्लंघन की बात को मानने के बाद किया गया है। दोस्तों, उनकी जो सजा थी वो लगभग 2.5 साल थी, लेकिन उनकी सजा 6 महीने कम इसलिए कर दी गई है क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर जो लगे आरोप हैं उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। इस वजह से बुधवार को एक आईसीसी ने बयान जारी किया है जिसके चलते उन्होंने बताया है कि जो दीपक अग्रवाल हैं सिंधी फ्रेंचाइजी के मालिक, उन्हें अभी हाल ही में 2 साल के लिए सभी क्रिकेट फॉर्म से जो है वो निलंबित कर दिया गया है, और दीपक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मंजूर किया है और सजा भी मान ली गई है। 27 अक्टूबर 2021 को दोस्तों ये अपनी सजा से मुक्त हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बता दूं, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी जो है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है वो जो है शपथ दिलाई गई थी वो थे संजय कोठारी जी, और इन्होंने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है विजिलेंस कमिश्नर के रूप में हाल ही में सुरेश एन पटेल को जो है शपथ दिलाई है। ये जो है 1964 में ये आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1964 में भारत द्वारा, सरकार द्वारा, ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। दोस्तों बता दो, ये जो सुरेश एन पटेल हैं ये आंध्रा बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ रह चुके हैं, और इन्हें अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सीवीसी जो है हमारे देश के संजय कोठारी जी, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है, और ये 62 वर्ष के हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एनएलसी इंडिया ने अपने तालाबीरा 2nd और 3rd ओपन कास्ट कोयला खदान में कोयला उत्पादन शुरू किया है। यह खदानें कहाँ पे स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। तालाबीरा 2 और 3 जो हैं ओपन कास्ट माइंस हैं जो कि उड़ीसा में इनका उत्पादन शुरू हुआ है। तमिलनाडु में स्थित एक नवरत्न कंपनी ने कहा है कि उसके उत्पादन ने राज्य में कोयला खनन क्षेत्र में एनएलसी इंडिया को मंजूरी दी है। कंपनी ने यह भी कहा है कि कोल के जो दोनों ब्लॉक हैं, यानी कि तालाबीरा 2 और 3 जो 2 ब्लॉक हैं, इनसे प्रतिवर्ष लगभग 20 मिलियन टन जो है वो कोल उसको निकाला जाता है, और उससे राज्य में लगभग 4200 मेगावाट की जो है तापीय बिजली परियोजना जो है उसको बढ़ावा मिल सकेगा। इसीलिए इन खानों में से कोयला उत्पादन शुरू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सरकार ने गर्मी की छुट्टी के दौरान कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर छात्रों को मिड डे मील प्रदान करने का निर्णय लिया है।
तो ये जो मिड डे मील है ये किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मिड डे मील योजना जो है वो 1995 में शुरू हुई थी दोस्तों। सरकार ने अभी कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इस योजना के तहत जो खाना पकाने की जो लागत है उसमें वार्षिक आवंटन में लगभग 11% की जो है वो वृद्धि की घोषणा कर दी है। हाल ही में जो रुपए थे जिन पर आवंटन किया गया था वो लगभग 7,300 करोड़ जो है ये जो रुपए हैं ये आवंटित किए गए थे मिड डे मील के लिए, जिनमें 11% की और वृद्धि कर दी गई है। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के तहत जो है वो राशन प्रदान किया जा रहा है, जैसे दाल, खाद्यान्न, सब्जी, फल, ये जो है ये लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को घरों में रहकर भी पौष्टिक और पर्याप्त भोजन मिल सके। इस योजना के तहत दोस्तों लगभग 11 लाख जो स्कूल हैं वो इंक्लूड हैं, जिनमें 12 करोड़ से भी अधिक जो हैं वो बच्चे इस योजना का लाभ लेते हैं। मिड डे मील योजना जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस यहीं ख़त्म होते हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो है क्लियर विजन जयपुर के नाम से, और अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।